जय हिंद साथियों। तो एनटीपीसी के पेपर में आज की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, किन चैप्टर से सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए, बिल्कुल देखिए हूबहू तो मैं सवाल आपको नहीं करवा सकता, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत साथियों जैसे जिस जिस टाइप के सवाल पूछे गए वैसे मैं आपको साथियों यहाँ पर जरूर करवाऊंगा। तो मैं कहूंगा आज की अगर ये वीडियो साथियों आप लोग देख लेते हैं तो आपकी ये एकमात्र वीडियो आपकी आगामी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ेगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैंने वो हर टॉपिक के हर वो सवाल को कंप्लीट किया है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट साथियों एग्जामिनर पूछ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले रीजनिंग के वो सवाल देखेंगे, मैथ्स के वो सवाल देखेंगे, जीके के और करंट अफेयर के सवाल देखेंगे, यानी कि पूरा एक एक्सपेक्टेड मॉडल पेपर हम लोग यहां पर देखने वाले हैं। तो अगर आपने ये दृढ़ निश्चय ले लिया है, ये संकल्प ले लिया है कि इस बार एनटीपीसी में आपको सिलेक्शन लेना ही लेना है, तो मैं कहूंगा ये हर एक सवाल का कॉन्सेप्ट का सॉल्यूशन आप लोग तैयार कर लीजिएगा, पेपर आपका साथियों यहीं से ही क्रैक हो जाएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बहुत आराम से साथियों आप लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहां पर आपसे कहा जा रहा है कि एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्रिक और जोहरा टीवी देख रहे हैं, यानी कि साथियों चार लोग हैं, एक पंक्ति में बैठे, 1 2 3 और 1 4, ये चार लोग हैं साथियों, क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। मान लीजिए ये टीवी हो गई, तो यहां पर आपसे कहा गया है कि याग्रिक जो है ना ये जोहरा के बाईं ओर बैठा है। तो मान लेते हैं साथियों जोहरा को हम यहां पर बैठाल देते हैं ना, कहीं पर बैठाल दो जोहरा को, तो कहने के जोहरा के बाईं ओर कौन बैठा है, याग्रिक बैठा है, यानी कि साथियों याग्रिक यहां पर बैठ जाएगा। कह रहे कि जो विल्सन के बाईं ओर है, जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए, यानी कि विल्सन के बाईं ओर कौन बैठा है साथियों, जोहरा बैठा है। तो विल्सन अगर हम यहां पर बनाते हैं है ना, विल्सन को यहां पर बैठालते तभी तो विल्सन का बाईं ओर जोहरा हो पाएगा। अब बचा कौन सा, तो एक बचा यानी कि पीटर बचा, तो पीटर साथियों वो यहां पर बैठ जाएगा। कह रहे कि याग्रिक के बाईं ओर कौन है, तो याग्रिक के बाईं ओर कौन है साथियों, पीटर है, यदि वह पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है। याग्रिक की बात चले, याग्रिक अगर किसी पंक्ति के छोर पर नहीं बैठा है तो याग्रिक के बाईं ओर कौन है, मैं कहूंगा पीटर है। तो पीटर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, और जिनका आंसर मेरे आंसर से पहले था उन सभी का आंसर भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल करके उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करते हैं। देखिए समुद्री जीव जंतु हो गए, झींगा हो गए, वॉलरस हो गए। देखिए ये जो झींगा भी एक समुद्री जीव जंतु होता है और वॉलरस भी समुद्री जीव जंतु के अंतर्गत आता, तो मैं कहूंगा ये समुद्री जीव जंतु हो गए और ये झींगा हो गया, ये वॉलरस हो गया। तो ऐसा कहां पर बना हुआ है आरेख, ऐसा ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपकी एनटीपीसी की तैयारी थोड़ी भी कम है और आप चाहते हैं कि साथियों ये पेपर आपका क्रैक हो जाए, कैसे ना करके ये सीबीटी 1 हो जाए, सीबीटी 2 देखा जाएगा साथियों, है ना, तैयारी कर लेंगे, मजबूत कर लेंगे, पढ़ाई अच्छे से कर लेंगे, लेकिन कैसे करके ये सीबीटी 1 सर क्रैक करवा दो। तो मैं आपको साथियों 4 पीडीएफ सजेस्ट कर रहा हूं, इनको अगर आप अपने एग्जाम से पहले देखकर चले गए तो ये सीबीटी 1 आपका साथियों क्रैक हो जाएगा। आखिर इन पीडीएफ में है क्या, देखिए पहली पीडीएफ में आपको साथियों 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, जैसा आपका पेपर पूछा जा रहा है ना, जैसी आपकी शिफ्ट आ रही है वैसे आपको 10 मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं। इस हर एक मॉडल पेपर में 100 क्वेश्चन होंगे, हर 100 क्वेश्चन में जीके होगी, रीजनिंग होगी और साथियों मैथ होगी। अच्छा दूसरी पीडीएफ में आपको क्या दिया जा रहा है, साथ दूसरी पीडीएफ में आपको साथियों प्रीवियस ईयर की शिफ्ट दी जा रही है एनटीपीसी की, जो पिछली बार में साथियों पेपर हुए ना उनका सोल्यूशन आपको दिया जा रहा है। और तीसरी पीडीएफ में साथियों आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि करंट अफेयर के ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इसलिए साथियों हर क्वेश्चन के नीचे उसका मैंने आंसर टाइप करवा दिया करंट अफेयर में। और यहाँ पर साथियों आपको इंपॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस भी दिए जा रहे हैं ना, तो ये वन लाइनर प्रकार के हैं, ये एमसीक्यू फॉर्म में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन का आंसर और हर क्वेश्चन का सोल्यूशन उस क्वेश्चन के नीचे ही मैंने दिया है। तो अगर आप ये पीडीएफ देख लेंगे तो आपका यहां से 65% के आसपास साथियों पेपर फंसेगा। तो ये पीडीएफ आपको सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए में दी जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे, वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, उस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये चारों पीडीएफ साथियों आपको भेज दी जाएगी। तो मैं कहूंगा अगर आपके एग्जाम में कुछ घंटे भी हैं या कुछ दिन है तो इस पीडीएफ को लीजिएगा, पढ़िएगा और अपने पेपर को साथियों क्रैक कर डालिएगा। चलिए तो अब तीसरे नंबर के सवाल को देखते हैं। कह रहे कि 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, ये एक पंचभुजाकार मेज के एक एक कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो एक पंचभुजाकार हम बना लेते हैं साथियों, है ना,
एक पंचभुजाकार साथियों यहाँ पर हम लोग मेज बना लेते हैं। चलिए, तो अब इतनी बात हो गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए साथियों यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 हो गए। कह रहे कि सी ए की दाईं ओर और डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो ए कहां पर बैठा ले हम, ए मान लीजिए हम यहां पर बना लेते। अब ए कहा गया है कि ए की दाईं ओर सी बैठा है, तो ए की दाईं ओर सी बैठा है यानी कि यहां पर बैठा है, और डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है सी की ही बात चल रही है। सी जो है वो ए की दाईं ओर बैठा है और डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो डी को अगर हम यहां पर बनाए तभी तो डी का बायां और दूसरे स्थान पर सी यहां पर बैठ पाएगा। ठीक है, कह रहे कि ए और डी के बीच में नहीं है ई, यानी कि ए और डी के बीच में नहीं है ई, ई यहां पर नहीं आएगी कह रहे हैं, तो यहां पर नहीं आएगी, बचा ये, तो ई यहां पर आ जाएगी, है ना। तो कह रहे कि ई की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो 1 2 3 यहां पर आपको बताना है साथियों कौन बैठेगा। देखिए अब यहां पर बचा कौन है, सिर्फ बी बची है, क्योंकि ए भी हो गया, सी भी हो गया, डी भी हो गया, ई भी हो गया, तो बी बची है। तो मैं कहूंगा ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बी आएंगी, और बी कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। तो अगर आपकी ये सवाल समझ में आ रहे हैं, आप अच्छे से इन सवालों को कर पा रहे हैं, तो मेरा मानना है कि पेपर आप साथियों आसानी से क्रैक कर लेंगे। बस अपने इन सवालों की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और पेपर देने साथियों चले जाइएगा, एग्जाम हॉल में इनकलाब ला दोगे साथियों आप लोग। बस आपको मेहनत के साथ पढ़ते रहना है साथियों, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनको आपको देखते रहना है। देखिए ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, उन बॉक्स का चयन कीजिए जिनमें निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है। मान लीजिए ये एक खुला पासा है और ये चारों बंद पासे हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, तो आपसे पूछा जा रहा है अगर इसको हम बंद करते हैं, ओपन पासे को बंद करते हैं, तो कौन सा पासा हमारे लिए बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। देखिए इतना पता होना चाहिए कि 3 का विपरीत जो होगा वो 5 होगा, 6 का विपरीत जो होगा वो 6 होगा, बचा 4, 4 का विपरीत साथियों 2 हो जाएगा। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, 3 का विपरीत 5, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा, बचा 4, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा। अब देखिए अगर यहां पर 3 है तो यहां पर 5 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि ये तो इसके विपरीत पर आता है। 3 है 5 नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। उसी प्रकार अगर बात करते हैं 2 है, 2 का विपरीत 4 होता है, 4 नहीं दिखना चाहिए, नहीं दिख रहा है। 6 है, 6 का विपरीत साथियों क्या होता है, ठीक है ना, 6 का विपरीत 1 होता है, तो ये वाला पासा तो बन सकता है। अच्छा इसको देखिए, 2 का विपरीत क्या होता है साथियों, 2 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 6 का विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 5 के विपरीत 3 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। यानी कि इस खुले पासे से ये भी पासा बन सकता है, ये भी पासा बन सकता है। इसको देखिए 4, 4 का विपरीत 2 है, यहां पर तो दिख रहा है 4 का विपरीत 2, है ना। तो मैं कहूंगा साथियों ये वाला पासा नहीं बन सकता है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात करें 5 है, यहां पर 5 के विपरीत क्या है, 5 के विपरीत 3 है, यहां पर दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी नहीं बन सकता है। मैं कहूंगा ए और बी वाले पासे बन सकते हैं। तो उन बॉक्स का चयन कीजिए जिनमें निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त किया जा सकता है, तो ये ए और बी वाला पासा बन सकता है, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए और फटाफट बताइए मुझे राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रोटेक्शन लिखा हुआ है और कुछ लेटर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर एब्सोल्युटली लिखा हुआ है, और आपको बताना है इनसे क्या यहाँ पर बन जाएगा। अब आप एक काम करिए, जैसे कि प्लेस वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए, P 16 पर आता है, Q 17 पर आता है, यानी कि 1 बड़ा है। R 18 पर आता है, Q 17 पर आता है, यानी कि 1 घटा है। O 15 पर आता है सातों, P 16 पर होता है। ये तो मतलब यहाँ पर तो ये चल रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है, 1 बढ़ रहा है, 1 घट रहा है। तो अगर यही चीज हम इसमें अपना 1 बढ़ाएं तो यहाँ पर सातों B आ जाएगा। अब देखिए B हमें ऑप्शन में मिल रहा है, यहाँ पर 1 घटाना है तो A देखिए A भी यहाँ पर है ना। अब इसमें 1 बढ़ाना है, A 19 पर होता है, T 20 पर होता है, और O से अब 1 घटेगा यानी कि N आ जाएगा। तो मैं कहूंगा यहाँ पर तो M है तो ये हो नहीं सकता, यहाँ पर N है, तो यही आपका क्या होगा, बिल्कुल सही और बिल्कुल तगड़ा जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि A गुणा को निरूपित करता है, ठीक है, B भाग को निरूपित करता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, A जहां पर दिखे वहां पर गुणा लिख देना, B जहां पर दिखे वहां पर भाग लिख देना, C जहां पर दिखे वहां पर साथियों माइनस लिख देना, और D जहां पर दिखे वहां पर प्लस लिख देना। अब आपको इसको साथियों सॉल्व करना है। क्या लिखा हुआ है, 55A 5B है ना, 5C और 5D 3 है, तो 55 यहां पर आ जाएगा, और 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, और फिर साथियों यहां पर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। ए है तो ए का मतलब गुणा है, गुणा लिख दिया। बी है बी का मतलब भाग है तो भाग लिख दिया। सी है सी का मतलब माइनस है और फिर डी का मतलब प्लस है। इसको सॉल्व करिए। आपने बोर्ड मास का रूल पढ़ा होगा, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो होता है उसको सॉल्व करते हैं, फिर भाग को सॉल्व करते हैं, फिर गुणा को सॉल्व करते हैं, फिर प्लस माइनस में से किसी को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ये बात आपकी समझ में आ गई? बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखिए भाग है ना, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, यानी कि इसकी जगह पर 5 आ जाएगा और 55 एकम 55 हो जाएगा। तो ये 55 आ गया है ना, -5 आ गया, प्लस आपका 3 आ गया। तो 55 माइनस ये क्या, एक तरीके से अगर बात करें तो 55 में से 5 जाएगा, 50 बचेगा। 50 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 53 हो जाएगा। तो 53 क्या कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि यह संख्या यानी कि 48 ये कुल लड़कों की संख्या का 4/5 है। यहां से हम साथियों कुल लड़के निकाल सकते हैं बहुत आराम से, 48 से और कुल लड़कों की संख्या के 4/5 से करके। और लड़कों की कुल छात्रों यानी कि लड़कों की संख्या जो है ना, ये कुल छात्रों की संख्या की 3/4 है। अब यहां से हम कुल लड़कों की कुल छात्रों की संख्या बहुत आराम से निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि कक्षा में कुल लड़कियों की संख्या कितनी होगी बताइए। देखिए सबसे पहले हम यहां से निकाल लेते हैं कि आखिर कुल लड़के कितने, टोटल लड़के कितने हैं। कह रहे हैं कि कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है ना, कितने होंगे? 48 होंगे। चलिए तो कुल लड़के मान लेते हैं साथियों, कुल लड़कों की संख्या के 4/5, 4/5 ये क्या है? ये 48 है। यही तो कहा गया कि कक्षा में 48 छात्र ऐसे जिनकी संख्या 157 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि यह संख्या यानी कि 48 कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है, यानी कि कुल लड़कों की संख्या का 4/5 48 है, तो कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो बहुत आराम से निकल जाएगा, बहुत आराम से निकल जाएगा। बराबर 48 हो जाएगा, 5 की गुणा इससे हो जाएगी और 4 यहाँ पर भाग के रूप में आ जाएगा। इसको कट करिए, ये 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। यानी कि कुल लड़कों की संख्या कितनी निकल आ गई है? कुल लड़कों की संख्या 12 पंजे 60 आपकी निकल आ गई है। चलिए कुल लड़कों की संख्या 60 हो गई। तो अब देखिए कह रहे कि और कुल लड़कों की संख्या मतलब कुल लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4 है। चलिए अब कुल छात्रों की संख्या निकाल लीजिए। कुल छात्रों की संख्या का मतलब है कि इसमें लड़के भी हैं और इसमें लड़कियां भी हैं। चलिए तो कुल है ना, एक सेकेंड, कुल छात्रों की संख्या की अगर हम बात करते हैं तो कुल छात्रों की संख्या का 3/4 है ना, ये क्या है? ये लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या 60 है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इतनी बात साथियों क्लियर हो गई। चलिए अब उसके बाद देखिए कुल छात्र कैसे निकालोगे आप, कुल छात्र कैसे निकालोगे आप? बराबर 60 हो गया, वही 4 की गुणा 60 से कर दीजिए और 3 भाग के रूप में ले आइए। 3 से कट करोगे 20 आ जाएगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। यानी कि कुल छात्र कितने निकले हैं साथियों? कुल छात्र आपके 80 निकले हैं। अब यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा साथियों कि कुल लड़के कितने हैं? 60 है और कुल छात्र कितने हैं? 80 हैं। यानी कि लड़कियां कितनी होंगी? 20 लड़कियां होंगी, 20 ही तो लड़कियां होंगी। मैंने आपको बताया था कुल छात्र का मतलब होता है कि इसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। तो कुल लड़की 20 होगी और यही आपसे पूछा जा रहा था कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और आप लोग मुझे बताइए सही जवाब क्या है। अब यहाँ पर कथन आपको दे रखा है और निष्कर्ष आपको दे रखा है, आपको फटाफट बताना है। कह रहे कि कुछ दंत चिकित्सक सर्जन है। मान लीजिए साथियों ये दंत चिकित्सक हो जाएंगे और कुछ मान लीजिए इतने दंत चिकित्सक क्या हो जाएंगे? सर्जन हो जाएंगे। और कहने के सभी सर्जन जो है ना, ये सभी के सभी सर्जन क्या हो गए? डॉक्टर हो गए। सभी सर्जन क्या हो गए? डॉक्टर हो गए। अब निष्कर्ष को पढ़िए और बताइए कौन सा सही कौन सा गलत। कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं, कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर, इतने दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं, मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है। कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। कुछ सर्जन दंत चिकित्सक हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। यानी कि पहला सही है। ऐसा कहाँ लिखा हुआ? ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए
अगले नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि इसको अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आपको लगाना होगा, है ना। अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग देखिए, COU यहाँ पर है, COU यहाँ पर है, COU यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। हम नहीं बता सकते कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा। अब देखिए R यहाँ पर है और N यहाँ पर है। R 18 पर आता है, N 14 पर आता है, तो ये वाला पहले आएगा 14 वाला। अब यहाँ पर T जो कि 20 है, यहाँ पर क्या है, R 18 है ना, यही पहले आ रहा है अभी तक, R 18। तो मैं कहूँगा ये वाला नंबर 4 सबसे पहले आ जाएगा। तो अब या तो ये आंसर होगा, या तो ये आंसर होगा। अब देखिए साथियों क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर RA आ रहा है और यहाँ पर TE तो ज्यादा होता है, R से ज्यादा पर होता है, 20 पर होता है, वो 18 पर होता है। ये RS आ रहा है, RS भी ज्यादा होता है, RT भी ज्यादा। मैं कहूंगा ये वाला आएगा साथियों 5 नंबर। चलिए अब इसको देखिए साथियों, यहाँ पर क्या है, RTE है, यहाँ पर RTE है और यहाँ पर RS है। तो मैं कहूंगा साथियों देखिए, COU यहाँ हो गया, COU यहाँ हो गया, है ना, ये R है और R के बाद S है और यहाँ पर T है। तो जाहिर सी बात है ये पहले आएगा, है ना, ये बाद में आएगा। तो दूसरा नंबर साथियों आ जाएगा। अब इसमें से देख लीजिए, COUR, यहाँ पर T है और यहाँ पर T है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो ये पहले आएगा साथियों, क्योंकि इसके बाद T के बाद कोई लेटर नहीं है, यहाँ पर लेटर है। तो 1 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, यानी कि 45 213 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे कि कलम का स्याही से वही संबंध है जो संबंध सुई का सिलाई से है, धागे से है, प्रतिरूप से है या कपड़े से है। तो मैं कहूंगा धागे से है। धागा आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए और इसको आंसर बताने की कोशिश कीजिए, क्या होगा। कह रहे कि निश्चित कूट भाषा में सिंगर को 42-30 लिखा जाता है, उसके अलावा गोली को 23-22 लिखा जाता है। तो फ्लेक्शन को साथियों क्या लिखा जाएगा। देखिए अगर 42-30 यहां पर आ रहा है तो मेरा मानना ऐसा है कि SIN को कुछ ना कुछ करके 42 बनाया गया होगा और GER को कुछ ना कुछ करके 30 बनाया गया होगा। बस हमें देखना है कैसे बनाया गया। देखिए इसकी प्लेस वैल्यू लिखिए, S होता है साथियों 19 पर और I होता है 9 पर, N होता है साथियों 14 पर। इसको जरा आप टोटल करिए, देखिए क्या आता है। तो 19 और 9 28 हो जाएगा, 28 और 4 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 और 10 कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा और 42 यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको जरा एक बार कैलकुलेट कर लीजिए। G 7 पर होता है, E 5 पर होता है, R 18 पर होता है। तो 18 और 7 25 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा बिल्कुल साथियों। और यह वही लॉजिक यहां पर लगा होगा, आप चाहे देख लेना। अब इसको भी साथियों वही 3-3 का बना लीजिए। F होता है 6 पर, L होता है 12 पर, E होता है 5 पर और इसकी अगर बात करें X होता है साथियों 24 पर, E होता है 5 पर, N होता है 14 पर। तो ये तो 18 हो गया, 18 5 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, 23 ये आ गया और साथियों यहाँ पर 24 और 5 कितना हो जाएगा, ये 14 है, 24 और 5 29 हो जाएगा, है ना, 29 और 4 33 हो जाएगा, 33 10 43 हो जाएगा। तो 43 यानी कि 23 और 43 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों अभी तो रीजनिंग चल रही है, अभी मैथ भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, जीके जीएस भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, करंट अफेयर भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो इसलिए अगर आप साथियों एनटीपीसी में, रेलवे में, ये बहुत अच्छे अच्छे विभाग हैं साथियों, इसमें जो भी आपने पोस्ट प्रेफरेंस दी होगी उसके हिसाब से आपकी जॉब लगेगी। एक बहुत शानदार जॉब है, 50,000 साथियों इसमें सैलरी होती है, जो कि अच्छी सैलरी है। और फिर दिन प्रतिदिन करके कुछ टाइम आप करोगे, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आप सीनियर हो जाओगे, आपकी लाइफ ऐसी हो जाएगी, राजा महाराजा जैसी साथियों आपकी लाइफ हो जाएगी, समझ लीजिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं करना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा, लेकिन वो काम भी बहुत शानदार होगा। काम करने, ऐसा काम करने के लिए लोग तरसते हैं, है ना। तभी तो साथियों देखिए, वो ऐसा लाइफ स्टाइल आपको लेने के लिए फ्री में तो मिल नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो करोड़ों लोग बेकरार हैं उस लाइफ स्टाइल को पाने के लिए। तो वो लाइफ स्टाइल उसी को मिलेगा जो सबसे ज्यादा पढ़ेगा, अपने सारी चीजों को मजबूत करेगा, मैथ पर कमांड हासिल करेगा, रीजनिंग पर, करंट अफेयर पर और जीके पर, है ना। चलिए, तो मैं आपको साथियों पढ़ा रहा हूं, हो सकता हो बहुत बच्चों की ये पहली क्लास हो सकता हो, और हो ये भी सकता हो कि हमसे जुड़े हुए हैं 3-3 महीने से लोग जुड़े हुए हैं, 4-4 महीने से लोग जुड़े हुए हैं, है ना। उनकी तैयारी बहुत तगड़ी हो गई है, काबिले तारीफ उनकी तारीफ है। तो मैं कहूंगा अगर आप ग्रुप डी की या एनटीपीसी साथियों, जो आपका 12th लेवल का अभी एग्जाम होने वाला है, या ग्रुप डी का साथियों आपका जो एग्जाम होने वाला है, अगर आप इन दोनों एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो मैं कहूंगा पता किस पर कमांड बनाना चाहिए आपको बनाना चाहिए इसमें जितनी भी प्रीवियस ईयर की शिफ्ट हुई थी, क्या
जितनी भी साथियों प्रीवियस ईयर की शिफ्ट हुई थी उन सभी शिफ्ट का आपको सोल्यूशन दिया जा रहा है। और ग्रुप डी एग्जाम जितनी भी बार हो चुका है इसमें साथियों जितनी भी प्रीवियस ईयर शिफ्ट हुई थी उन सभी का आपको साथियों क्या दिया जा रहा है, सोल्यूशन दिया जा रहा है। ये तो पहली चीज दी जा रही है। दूसरी चीज दी जा रही है, आपको मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं। लगभग 25 से 30 मॉक टेस्ट यहां पर होंगे और इसके भी साथियों उसी प्रकार से 25 से 30 है ना, 25 से 30 मॉक टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं। इस मॉक टेस्ट ये 100-100 नंबर के मॉक टेस्ट होंगे, 100-100 क्वेश्चन के। इसमें आप ये भी चेक कर सकते हो आपकी रैंक कितनी आई है, कितने बच्चों से आप आगे आए हो, रीजनिंग में आपके कितने क्वेश्चन सही कितने क्वेश्चन गलत, सब कुछ होगा साथियों, है ना। और सेक्शनल टेस्ट भी होंगे, जैसे कि मान लीजिए आप 20 क्वेश्चन का टेस्ट देना चाहते हो सिर्फ रीजनिंग का, तो वो भी चीजें हैं। उसमें आपको सबमिट टेस्ट करोगे ना तो आपको खुद पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए कितने सही रहे, है ना, एक्यूरेसी वगैरह सब कुछ पता चल जाएगा। तो ये चीजें आपके लिए तैयार की गई हैं। अगर आप ये चीजें लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारा ऐप है साथियों टारगेट सिलेक्शन। क्या ऐप है साथियों, टारगेट सिलेक्शन ऐप है। इस ऐप को साथियों आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर एक कोर्स होगा साथियों 249 रुपीज का। क्या 249 रुपीज का कोर्स होगा, उसको साथियों आप परचेज कर लेंगे तो आपको ये दोनों एग्जाम्स के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। बहुत सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, 25-30 तो मैंने कह दिया है, उससे ज्यादा ही मिल जाएंगे। और सभी शिफ्ट का डेट वाइज डेट आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो ये रामबाण इलाज है साथियों पेपर को क्रैक करने के लिए, ठीक है ना। तो टारगेट सिलेक्शन ऐप को डाउनलोड कर लेना और साथियों 249 वाली चीज आप लोग ले लीजिएगा। ऑल एग्जाम लिखा होगा, ऑल एग्जाम, है ना। 249 का कोई और कोर्स भी नहीं है, यही कोर्स मैंने साथियों तैयार किया है। चलिए अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की कि आखिर इस सवाल में है यहां पर क्या। देखिए कहा जा रहा है कि सबसे पहले यहां पर क्या है साथियों, सबसे पहले यहां पर 30 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद साथियों 57 है, और उसके बाद 78 है, और उसके बाद 104 है, और उसके बाद साथियों यहाँ पर 135 है। तो अगला नंबर यहाँ पर क्या आ सकता है, इतनी सी बात आपको बताना है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 से 41 हुआ है तो 11 बढ़ाया गया है, 41 से 57 हुआ है तो यहाँ पर साथियों 16 बढ़ाया गया है, 57 से 78 हुआ है साथियों तो यहाँ पर 21 बढ़ाया गया है, और 78 से 104 हुआ है, 78 से 104 हुआ है तो यहाँ पर 26 बढ़ाया गया है, और 104 से 135 हुआ है तो यहाँ पर साथियों 31 बढ़ाया गया। तो यहाँ पर कितना बढ़ाया जाएगा, आप अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा कि 11 से 16 में 5 बढ़ाया गया है, 16 से 21 में 5 बढ़ाया गया, 21 से 26 में 5 बढ़ाएगा, और 26 से 31 में 5 बढ़ाया गया है। तो 31 में जब 5 बढ़ाओगे तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, यानी कि 135 में 36 जोड़ोगे तो जाहिर सी बात है 171 आ जाएगा। 171 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है। ये क्या, यही सवाल ट्राई किया था क्या हमने, अच्छा हाँ यही सवाल था। ये सवाल नहीं था भाई साहब, है ना, ये सवाल नहीं था। चलिए कोई दिक्कत, लग तो भाई यही रहा है, 104 है, यहाँ पर भी 104 है, सेम क्वेश्चन है, ये भी सेम क्वेश्चन है, ये सेम नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, सेम ही लग रहा है। अगला देखिए साथियों, यहां पर कहा जा रहा है कि जैसे आपने 78 से 87 बनाया है, जैसे आपने 65 से 56 बनाया है, वैसे आप 43 से कौन सा नंबर बना सकते हैं, 33, 34, 44, 45। ये बात आपको यहाँ पर साथियों बताना है। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, बहुत सारे बच्चे इसको डिफरेंस करने लगेंगे, गुणा भाग करने लगेंगे, कुछ नहीं साथियों। आपको ये नहीं दिख रहा, ये 7-8 है और ये उसका उल्टा 8-7 है, ये 6-5 है और ये 5-6 है। तो ये साथियों 4-3 होगा तो 3-4 ही तो आ जाएगा, यानी कि 34 कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे क्या कहा जा रहा है इसको देखिए और बताइए राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। देखिए चलिए कैसा, ब्लड रिलेशन का सवाल कह रही है, धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। तो मान लीजिए साथियों यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पर साथियों ये संतोष हो जाएंगे, और संतोष का इकलौता जो पुत्र है साथियों इसका नाम क्या है, धीरज है। कहने के और संतोष मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अच्छा, संतोष की जब हम बात करते हैं, संतोष जो है ना मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। मान लीजिए ये बात कह रही है कि मेरी माँ है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री जो होंगी साथियों वो संतोष होंगी, संतोष महिला हैं। चलिए यानी कि ये दोनों भाई बहन हो गए, है ना, ये दोनों भाई बहन हो गए। तो कह रहे कि मेरी माँ धीरज के साथ का क्या संबंध है, यानी कि धीरज क्या कहेगा मेरी माँ को, तो भैया ये तो बेटी का बेटा हुआ, बेटी के बेटा को। और इसकी अगर बात करें तो साथियों
मम्मी की मम्मी को क्या कहा जाता है? मम्मी की मम्मी को नानी कहा जाता है। तो नानी जिनका जिनका आंसर था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट था। उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ्स के सवाल स्टार्ट हो चुके हैं। तो अगर आप मैथ में 30/30 स्कोर करना चाहते हैं तो इन सभी सवालों को चेक करिएगा, देखिएगा कितना स्कोर आपका यहाँ पर आता है। पहला सवाल मैथ का कह रहे कि ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किया, यानी कि ए और बी ने कोई काम होगा वो 13 दिनों तक साथियों इन्होंने वो काम किया है। ठीक है, कह रहे कि इसके लिए उन्हें 20,800 वेतन मिलता है। कितना वेतन मिलता है साथियों? 20,800 है ना। इनको साथियों क्या मिलता है? वेतन इनको मिलता है। कह रहे कि ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी है। तो ए हो गया और साथियों यहाँ पर बी हो गया। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी है, यानी कि साथियों अगर ए कोई 7 काम करता है, जितने समय में ए 7 काम करता है उतने समय में बी एक ही काम कर पाता है ना। ये बात कही गई है। तो देखिए जितनी जिस अनुपात में ये काम कर रहे हैं ना, उसी अनुपात में इनको वेतन मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर इसमें से 7 गुना ए को मिलेगा तो सिर्फ 1 गुना बी को मिलेगा, ये होता है। चलिए, तो कहने के बी की दैनिक आय कितनी? कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं साथियों, बहुत आराम से हम लोग यहां पर निकाल लेंगे। तो यहां पर अगर बात करते साथियों, देखिए ये 13 दिनों की इनकी कमाई है। 20,800 जो है ना 13 दिनों की कमाई है। आप एक काम करिए, इनकी एक दिन की कमाई निकाल लीजिए। एक दिन की आप कमाई पता कैसे निकालोगे? आपको 20,800 की भाग देना पड़ेगी साथियों 13 से। 13 एकम 13 हो जाएगा। 13 एकम 13 हो जाएगा। मैं यहाँ पर एक दिन की कमाई लिख देता हूँ डायरेक्ट। 13 एकम 13 हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा? 7 जाएगा, ये 78 हो जाएगा। 13 पंजे 65, 13 छंग 78 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये साथियों 00 आ जाएगा, यानी कि 1600 यहाँ पर हो जाएगा। तो एक दिन की कमैया कितनी निकली साथियों? 1600 एक दिन की कमैया इनकी निकली। तो अब यहाँ से हम करेंगे, अगर टोटल एक दिन की कमाई दोनों लोगों की 1600 है और बी की कमाई एक दिन की 1 है ना, तो बी की कमाई हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, दैनिक कमाई। तो टोटल 7 और 1 कितना? 8 आ जाएगा। इसको कट कीजिए, 200 यहाँ पर आ जाएगा। 200 एकम 200, यानी कि बी एक दिन में कितना कमाएगा साथियों? 200 कमाएगा। बी एक दिन में कितना कमाएगा? 200 कमाएगा। और ए अगर पूछा जाता तो टोटल कमाई 1600 है, तो ए की कितनी हो जाती साथियों? 1400 हो जाती। वही तो मैंने कहा था कि ए 7 गुना कमाएगा, और देखिए 7 गुना है, 200 का 7 गुना 14 ही तो होता है। तो 200 कुल मिला के कहाँ लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को साथियों और मुझे बताइए कि आपके सवाल का जवाब क्या हो सकता है। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या 240 है, यानी कि हर रविवार को, जिसके महीने में 4 रविवार होते हैं, तो पहले रविवार को लगभग 240 आए, दूसरे रविवार को भी लगभग 240 आए, तीसरे रविवार को भी 240 आए, चौथे रविवार को भी 240 लोग आए। तो यही तो कहने के एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 240 है, और अन्य दिनों में आने वाले, जैसे रविवार के अलावा भी दिन है, अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 150 है। ठीक है, तो सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है? पूरे महीने में आपसे पूछी जा रही है कि औसत संख्या क्या है। देखिए जैसे कि रविवार की जब हम बात करते हैं तो 4 रविवार पड़ते हैं। कितने रविवार पड़ते हैं साथियों? 4 रविवार पड़ते हैं, और हर रविवार को 240 लोग आ रहे हैं। तो मैं कहूंगा महीने में 4 दिन कितने लोग आए? तो साथियों 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, है ना। गुणा करा लीजिए साथियों इसकी, 4 चौक 16 हो गया, 4 दूना 8 9, यानी कि 960 यहाँ पर हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा साथियों? अगर महीने में 30 दिन में 4 रविवार हुए और हर एक रविवार को 240 लोग आए, तो 4 रविवारों में कितने लोग आएंगे साथियों? 960 लोग आएंगे। ठीक है, अच्छा अब 4 दिन आपने यहां ले लिया, अब बचे कितने? 26 दिन बचे, और वो 26 दिनों में साथियों औसत डेली कितने लोग आ रहे हैं? 150 लोग आ रहे हैं। तो इसकी भी गुणा कर लो साथियों, 15 की 26 से गुणा कर लो, है ना। 6 पंजे आपका 30 हो जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 30 आ जाएगा, 0 9 3 आ गया, यानी कि 26 दिनों में साथियों 390 लोग आ रहे हैं। तो ये समझ गए आप साथियों। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो कि 30 दिनों में टोटल कितने लोग आए हैं। तो अच्छा ये 0 भी था, तो ये 3900 लोग आ गए। ठीक है ना, 26 दिनों में 3900 लोग आए और 4 दिनों में 960 लोग आए। तो साथियों टोटल हमें 30 दिन का बता दो कि भैया 30 दिन में टोटल कितने लोग यहाँ पर आए हैं।
तो देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 6 0 6 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा 4, यानी कि साथियों इसकी अगर बात करें 4800 लोग, 4860 लोग, है ना, एक सेकेंड, 4860 लोग आ रहे हैं साथियों 30 दिनों में। तो यहां पर कहा जा रहा है कि प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है। तो प्रतिदिन कह रहे हैं साथियों, तो टोटल कितना है 4860, और प्रतिदिन कह रहे हैं तो 30 से इसको भाग कर दो, क्या 30 से इसकी साथियों क्या कर दो, भाग कर दो, आपका आंसर निकल आएगा। 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 छंग 18, 3 दूना 6, यानी कि 30 दिनों में अगर 4860 लोग आ रहे हैं तो मैं कहूंगा हर रोज डेली कितने लोग आ रहे हैं, तो 162 लोग आ रहे हैं। तो यही तो आपसे पूछा गया था, 162 आपके इस सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। उसके बाद देखिए अगला सवाल करके 25 96 108 225, इसका लघुत्तम समवर्त आपको निकालना है, यानी कि साथियों एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग नंबर लिख लेते हैं साथियों, 25 और कितना है, और 96 है, और 108 है, और उसके बाद साथियों 225 है। इसका एलसीएम निकालकर मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसे निकालेंगे, 2 से अगर कट करें तो 25 नहीं कट होगा, 25 ऐसे लिख देंगे, 96 कट होगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 हो जाएगा, 225 नहीं कटेगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 2 से फिर से कट कीजिए साथियों, 25 नहीं कट होगा, ऐसे लिख देंगे साथियों, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 सते 14, 225 नहीं कट होगा, इसको ऐसे ही लिख देंगे। फिर से साथियों 2 से कट करिए, 25 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 27 आ जाएगा, है ना, और यहाँ पर 225 आ जाएगा। फिर से 2 से कट करिए, 25 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर साथियों 27 आ जाएगा, यहाँ पर 225 आ जाएगा। फिर से 2 से कट कर लेते हैं साथियों, 25 आ जाएगा, यहाँ पर 2 3 6 आ जाएगा, ये 27 आ जाएगा, ये 225 आ जाएगा। अब 2 से नहीं कट होगा कोई नंबर भी, इसलिए 3 से कट करेंगे, 25 ऐसे लिख देंगे, 3 एकम 3, 3 नीम 27, और 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। फिर से 3 से कट कीजिए, 25 नहीं कट होगा, ऐसे लिखेंगे साथियों, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 3 पंजे 15 यहाँ पर हो जाएगा। 3 से कट करेंगे तो ये साथियों 3 एकम 3 कट हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब 5 से कट कीजिए, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से एक बार 5 से कट होगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इन सब की गुणा आप करा लीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, है ना, 32, और यहाँ पर साथियों 32 आ जाएगा। और इसको देख लीजिए, 3 तिया 9, 9 तिया 27, है ना, 27 आ जाएगा, और साथियों ये 5 पंजे 25। तो अब इन सब की आपको क्या करा लेना है, इन सब की आपको साथियों गुणा करा लेना है। तो हम साथियों कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर 32 है और गुणा 27 है ना, 32 गुणा 27 और 25, तो ये साथियों कितना आ रहा है, ये 21,600 आ रहा है। तो 21,600 आपका एलसीएम हो जाएगा, और यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। समझ में आया, अच्छा लगा, चलिए। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कह रहे कि अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर, है ना, 25% की छूट पर देकर 614.25 में बेचता है, ठीक है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसको 17% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना। देखिए अंकित मूल्य पर 25% की छूट दी है। मान लीजिए अंकित मूल्य x है, यानी कि उसने x पर साथियों 25% की छूट दी होती, यानी कि उसने उसको 75% में दिया होता, तो वो कितने रुपए का बिकता, 614.25 रुपए का बिकता। यहाँ पर ही लिखा हुआ है ना। तो अब अंकित मूल्य साथियों सबसे पहले आप निकालिए। कैसे निकालेंगे साथियों, x बराबर 614.25 आ जाएगा, और ये 100 की गुणा साथियों यहाँ पर हो जाएगी, और 75 आपका साथियों नीचे है। देखिए पॉइंट लगा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे एक करके 2 जीरो बढ़ाएंगे, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब 5 से कट करेंगे साथियों, 5 एकम 15 यहाँ पर आ जाएगा, और इसको कट करें 5 एकम 5 आ जाएगा, है ना, 11 हो गया, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। तो अब इसको साथियों कैलकुलेट करिए, 15 से एक बार कैलकुलेट करके देखे, या 5 से करके देखे। 5 तिया 15 हो जाएगा, और इसको कट करना है, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 3 से कट करिए, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 नीम 27, यानी कि x बराबर कितना निकला है साथियों, 819 निकला है। और ये क्या है, ये साथियों आपका अंकित मूल्य है। क्या है ये, आपका साथियों अंकित मूल्य है। यहाँ पर मैंने आपको अभी तो समझाया था कि एक अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 614 रुपए में बेचता है, तो उसका, है ना, उसका अंकित मूल्य हमने x माना था, यानी कि अंकित मूल्य के 75% में बेचा जाता है 614 रुपए में। तो x का मान निकाले, यही अंकित मूल्य हो जाएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहे हैं कि साथियों जब छूट की पेशकश नहीं करता, है ना,
क्या कहा जाता है, यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 17% का लाभ होता। यानी कि साथियों क्रय मूल्य आपको बताना है, तो क्रय मूल्य साथियों कॉस्ट प्राइस, अब इस क्रय मूल्य का 17% का लाभ होता तो 117% बराबर कितना हो जाएगा साथियों, ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेट करा लीजिए, देखिए 819 और 100 से गुणा हो जाएगी और साथियों 117 आपका ये नीचे आ जाएगा। इसको 3 से कट करके देखें जरा, देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 नीम 27 हो जाएगा और 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 तिया 9 हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चलिए अब साथियों इसको किससे कट करें ये जरा बताइए। इसको भाग होना है साथियों, ये क्या 273 की भाग होना है साथियों, किससे 29 से भाग होना है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 9 टाइम के आसपास साथियों ये जा रहा है ना, 9 टाइम के आसपास साथियों ये जा रहा है। 819, 100, 117 इसको कैलकुलेट आपको करना है। चलिए देखिए 117 की अगर हम साथियों यहाँ पर गुणा किससे कराते हैं, है ना, अगर हम 7 से गुणा कराएं तो 7 सत्ते 49 हो जाएगा, 7 एकम 7 11 हो जाएगा, 7 एकम 7 बिल्कुल पूरा पूरा कट गया, यानी कि 29 एकम 29, 29 सत्ते 819 होता है, 00 700 हो जाएगा। तो मैं कहूंगा क्रय मूल्य कितना होगा साथियों, 700 होगा और 700 आपके सवाल का बिल्कुल सही और बिल्कुल सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये थोड़े से क्वेश्चन आपको हार्ड लगेंगे लेकिन आप इन सवालों को अच्छे तरीके से देखिए, आपके एग्जाम में ये सवाल साथियों रिपीट होंगे, है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे मधुर मनीष से 3 गुना अधिक तेजी से काम कर सकता है। यानी कि जितना कहा गया है साथियों उतना हम लोग लिख लेते हैं। मधुर जो है ना, ये मनीष की अगर हम बात करें, मधुर जो है ना ये मनुष्य से 3 गुना अधिक कार्य करता है। अगर मधुर 3 काम करता है तो मनीष 1 काम ही कर पाएगा। कह रहे कि और 7 मिलकर कोई काम 15 दिनों में करते हैं। यानी कि अगर कोई काम है 15 दिनों तक कार्य करते हैं वो काम पूरा हो जाता है। अच्छा मधुर 3 काम कर रहा है, मनीष 1 कार्य कर रहा है, दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं। तो दोनों मिलकर एक दिन में 4 काम कर रहे हैं और 15 दिन तक कार्य करते रहते हैं तो कितना कार्य हो जाता है, 15 चौक 60, यानी कि काम जो होता है साथियों वो 60 है। काम कितना है, 60 काम है। तो कह रहे कि मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगा। मधुर एक दिन में 3 काम कर पाता है और टोटल काम है साथियों 60, तो 3 से भाग दे दो, 3 दूना 6, यानी कि 20 दिन का समय लगेगा उस कार्य को करने में। तो 20 दिन आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। इतनी बात आपको साथियों समझ में आ गई है ना। अब अगले नंबर के सवाल की तरफ बढ़े। इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, एक वर्गाकार मैदान मान लेते हैं ये है, इसका जो परिमाप है इसका परिमाप क्या होता है पता। देखिए अगर ये इसकी भुजा ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। टोटल यहां से यहां तक की लंबाई कितनी हो गई, 4a हो गई। और वर्ग का परिमाप 4a ही होता है। तो कह रहे हैं कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना है। यानी कि एक वृत्त हो जाएगा साथियों ये, है ना। इसकी परिधि का क्या है, इसकी परिधि का साथियों 2 गुना है। इतनी बात क्लियर है। कह रहे कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1,93,600 मीटर स्क्वायर है तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपसे यहां पर पूछी जा रही है। देखिए यहां पर अगर हम लोग बात करें, अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो एक वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है साथियों, ए स्क्वायर होता है। यानी कि ये ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1,93,600 मीटर स्क्वायर, ये ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा। अच्छा ये पता साथियों किसका स्क्वायर होता है, देखिए ए स्क्वायर है तो ये किसी का स्क्वायर होगा। किसका स्क्वायर होता है जरा देखिए, 1936 की बात करें तो 44 का स्क्वायर होता है। तो मैं कहूंगा क्या 44 और 2 0 है तो 1 यहां पर आ जाए, यानी कि ए की वैल्यू हमें पता चल गई। तो कुल मिला के ए इसकी भुजा की लंबाई 440 मीटर की हो जाएगी। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर इतनी बात साथियों क्लियर आपको हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई चलिए अब उसके बाद अगर बात करें यहां पर सातों सवाल में आपसे कहा जा रहा था कि जो वृत्ताकार मैदान की है ना, वृत्ताकार मैदान की एक वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना है। तो इसका मतलब साथियों क्या होगा ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यानी कि 2 गुणा वृत्ताकार मैदान की परिधि। क्या वृत्ताकार मैदान की परिधि है ना, परिधि ये हो गया। और वर्गाकार मैदान का परिमाप, ये दोनों बराबर है। मैं यहां पर लिख देता हूं साथियों, यहां पर लिख देता हूं
वर्गाकार मैदान का परिमाप, वर्गाकार मैदान का परिमाप यहां पर लिख दिया। अब देखिए वृत्ताकार मैदान की परिधि का जो सूत्र होता है वो साथियों 2πr होता है। 2 लगा हुआ है तो 2 गुणा में ले लेंगे, बराबर वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना हो जाएगा 4a, मैंने यहां पर आपको बताया था। इसको आपको साथियों कैलकुलेट करना है। अब हमें a का मान पता चल गया, इसीलिए तो हमने a का मान निकाला था कि हमें पता था कि वर्गाकार परिमाप यहां पर चाहिए होगा हमें। चलिए तो अब 4a बराबर यानी कि साथियों 440 गुणा 4 यहां पर आ जाएगा, बराबर की अगर बात करते हैं साथियों वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है, और वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr² होता है। तो इसमें पाई की वैल्यू तो होती है 22/7, लेकिन r का मान हमें कैसे पता चलेगा, तो r का मान साथियों हम इसमें से निकालेंगे, ये वाला r। देखिए 2 हो गया 2 हो गया 22/7 हो गया, और यहाँ पर साथियों r हो गया। अब देखिए ये 2 2 4 है ना, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, 22 से कम 22, 22 दूना 44, 20 आ जाएगा, है ना। इतनी बात के लिए अब 7 की गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि r का मान जो निकलेगा वो 140 निकलेगा। अब साथियों इसको निकाल लीजिए, है ना, इसको निकाल लीजिए, पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी, और r 140 गुणा 140 यहाँ पर हो जाएगा। इससे साथियों आपका ये कट जाएगा, 7 दूना 14, 20 हो जाएगा, है ना। अब इसको साथियों कैलकुलेट में करा लेता हूँ, किसको 22 गुणा 140 गुणा 20, इसको कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर लेता हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी यहाँ पर कम है। तो 22 गुणा 140, 22 गुणा 140 गुणा 20 कितना साथियों गुणा 20 हो जाएगा। तो साथियों 61,600 आपके सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल जो निकलेगा वो 61,600 निकलेगा। समझ में आया तो अच्छी है बात है, लेकिन समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे आप लोग, है ना, रिपीट कर लेंगे। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे कहा जा रहा है 23 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाजित हैं। अच्छा भाई ये थोड़ा सा अधूरा सवाल नहीं लग रहा। देखिए 23 से पहले की उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 3 से विभाजित हैं। चलिए तो 3 एक हो जाएगी, और एक तरीके से अगर बात करें 6 हो जाएगी, और फिर 9 हो जाएगी, फिर 12 हो जाएगी, फिर 15 हो जाएगी, फिर साथियों 18 हो जाएगी, फिर 21 हो जाएगी। बस ये 23 से पहले हो सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा हो तो 23 से पहले की सभी संख्याओं का औसत निकालिए। 1 2 3 4 5 6 7 7 से भाग कर दीजिए। अब इसको प्लस करिए जरा, है ना। देखिए 1 और 8 9 हो गया, है ना, 9 और 5 14 हो गया, 14 15 16 हो गया, 16 और 9 25 हो गया, 25 और 6 आपका 25 से 31 हो गया, 31 और 34 हो गया, 34 का लग गया 4, हासिल का लग गया 3, 3 2 5 6 7 8, 8 यहाँ पर आ जाए। इसको 7 से कर दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 12 यहाँ पर आ रहा है ना। तो 12 किसी ऑप्शन में नहीं है, हो सकता हो टाइपिंग वगैरह मिस्टेक हो, ये इस सवाल में कुछ मिस्टेक हो गई हो। खैर कोई बात नहीं, जो मेथड का सवाल था वो मैंने आपको साथियों यहाँ पर बता दिया। अब उसके बाद देखिए यहाँ से आपके सामने करंट अफेयर के सवाल शुरू हो चुके हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं और जीके के कैसे सवाल पूछे रहे हैं, तो बने रहिए साथियों इस वीडियो में। 40 सवाल हम लोग टोटल यहाँ पर करेंगे। तो कहने के वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो विराट कोहली ने बनाया है। राइट आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये साथियों आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए करके किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो कहां पर किया गया है साथियों, असम में किया गया है। असम आपका राइट आंसर है। अगला देखिए करके मायाधर राउत का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो मायाधर राउत का निधन हुआ है, वो कौन थे, तो वो एक नर्तक थे। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला देखिए ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, तो रक्षा बजट के मामले में साथियों अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है। अमेरिका आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, तो कहां पर किया जा रहा है साथियों, भोपाल में किया जा रहा है। भोपाल आपका राइट आंसर है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कहने के कहां महिला शांति, क्या साथियों, कहां महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है,
तो कहाँ आयोजित किया गया है साथियों? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। उसके बाद देखिए किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? तो किसने जीता है? मैं कहूंगा मोपा एयरपोर्ट ने। क्या साथियों? मोपा एयरपोर्ट हवाई अड्डे ने, मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है। उसके बाद देखिए करके किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है? तो मैं कहूंगा हरियाणा राज्य सरकार ने अभी हाल फिलहाल में गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है? तो किसको मिली है? इनका नाम साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सुनील भारती मित्तल इनका नाम है, और ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि साथियों इनको ही मिली है। उसके बाद देखिए कह रहे कि आरबीआई का उप निदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो डैन बेंगिनो इनका नाम है, और इनको एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया। अगला देखिए, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं? तो साथियों मैं कहूंगा मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए गए हैं। राइट आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक वाला बटन एक बार दबा दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को भी साथियों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहे कि हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी किस देश की 4 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो ये कहां की यात्रा पर गए हैं? ये फ्रांस देश की यात्रा पर गए हैं। राइट आंसर आपका सी होगा। कहने के मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो साथियों 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो मैं कह सकता हूं साथियों क्या आपका राइट आंसर यहां पर हो सकता है? फटाफट आप लोग बताइए। चलिए, तो सिटी बैंक आपका सही जवाब है, यानी कि आरबीआई बैंक ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। उसके बाद देखिए किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है? तो कहां पर किया गया है? मैं कहूंगा राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद देखिए किस देश ने नया बैड कोरोना वायरस खोजा है जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है? तो साथियों किसने खोजा है? मैं कहूंगा चीन देश ने खोजा है। चीन आपका सही जवाब है। कह रहे कि किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो यहां पर अगर बात करते साथियों इंडोनेशिया आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंडोनेशिया देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। और आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो मैं कह सकता हूं साथियों 6.3% की दर से बढ़ने का अनुमान है। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे कि एसटीपीआई ने कहाँ नई आईटी इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है? तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते कोलकाता आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है? तो आपका राइट आंसर यहां पर साथियों वियतनाम होगा, यानी कि वियतनाम देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रेल संपर्क को मंजूरी दी है। उसके बाद देखिए कौन अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक बने हैं? तो एफबीआई के निदेशक साथियों कौन बने हैं? काश पटेल एफबीआई के निदेशक बने हैं। उसके बाद देखिए अब यहां से साथियों आपके सामने जीके जीएस के सवाल शुरू हो चुके हैं। देख लीजिए साथियों क्या आपका पैटर्न रहा, क्या लेवल रहा एग्जाम में सवाल को पूछने का। देखिए कह रहे हैं कि वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो ये एक संयोजी ऊतक है, ये आपको याद रखना है। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। कह रहे कि पक्के जो बाघ अभ्यारण्य है ना, ये कहां पर है साथियों? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पक्के पागा बाघ अभ्यारण्य भी इसको कहा जाता है। कह रहे कि वासु परांजपे का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध तो साथियों क्रिकेट से है, इसलिए आंसर आपका जाएगा ए के साथ। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो कौन सा शिक्षा आयोग जो हंटर आयोग था ये साथियों 1882 में नियुक्त किया गया था। और उसके बाद देखिए कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? तो कौन एक कोशिकीय जीव नहीं है? मैं कहूंगा पादप, पादप नहीं है, बैक्टीरिया है, शैवाल है, प्रोटोजोन्स है। तो मैं कहूंगा पादप नहीं है कोशिकीय जीव, तो यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो कब प्रस्तुत किया गया था? 2021 में प्रस्तुत किया गया था। किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? तो नेपाल से देखिए उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, पश्चिम बंगाल की, उत्तराखंड की, लेकिन असम की नहीं लगती है। नहीं लगती है तो यही आपका राइट आंसर है। खान अब्दुल गफ्फार खान इनमें से किस क्षेत्र के पठान नेता थे? तो यहां पर अगर बात करें साथियों उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के थे। आंसर आपका बी होगा। राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता
नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये 2008 में शुरू की गई थी। कब साथियों? 2008 में शुरू की गई थी। जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक इनमें से क्या था? तो इसका शीर्षक पता क्या था? गेहूं की क्रांति, ये इसका शीर्षक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे कि मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रति वर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों करम नाम का महोत्सव मनाया जाता है। करम आपके सवाल का बिल्कुल सही और सटीक जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, यानी कि सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो कब की गई थी साथियों? 1875 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। और भारत की सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस तिथि को मनाई गई? तो साथियों कब मनाई गई? 1 दिसंबर को मनाई जाती है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो कहां साथियों स्थापित किया जा रहा है? मैं कहूंगा मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। मैसूर आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह के अंतिम मौर्य सम्राट की हत्या इनमें से किसके द्वारा साथियों की गई थी? ये आपको यहाँ पर साथियों फटाफट बताना है। तो किसके द्वारा की गई थी? पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगर बात करते साथियों मौर्य वंश की, तो मौर्य वंश के साथियों संस्थापक कौन थे? ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है साथियों? ये आपको कमेंट सेक्शन में यहाँ पर बताना है। तो साथियों कैसी लगी आपको ये क्लास? ये जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ पर आधारित क्लास आपको कैसे लगी? पेपर आपका साथियों आराम से क्रैक हो जाएगा।